अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर स्टूडेंट्स। मैं हूं अब्दुल रज़ाक और चैप्टर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सो डिटेल्ड डिस्कशन व्हाइट बोर्ड पे होगी। चलते हैं हम अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। इसके लिए आपने क्या करना है, आपने केस स्टडी लिखनी है और डायग्राम ड्रॉ करनी है। सबसे पहले आप कहेंगे कि लेट्स से वी हैव अ रेक्टेंगुलर कॉइल जिसकी साइड्स हैं ए बी सी एंड डी। इस रेक्टेंगुलर कॉइल को हम इस तरह से यहां पे ड्रॉ कर देंगे। हमने यहाँ पे इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर कॉइल रिप्रेजेंट कर दी है और इसकी साइड्स को नेम दे दी हैं, कॉर्नर्स को, कि ये कॉर्नर ए है, ये है कॉर्नर बी, दिस इज कॉर्नर सी एंड दिस इज कॉर्नर डी। क्योंकि इस कॉइल ने करंट को कैरी करना है, सो करंट कनेक्शंस को हम यहाँ पे इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और ये कॉइल एक सेंट्रल एक्सिस के गिर्द रोटेट कर सकती है। वो सेंट्रल एक्सिस हम यहाँ पे इस तरह से इस डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम यहाँ पे इसके सेंट्रल एक्सिस का भी हवाला दे देंगे और ये एक्सिस बुक में किस तरह से रिप्रेजेंटेड हैं, एक्स और एक्स प्राइम से रिप्रेजेंटेड हैं। हम भी यहाँ पे इसकी सेम वही रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पे नेक्स्ट बात ये बतानी है कि इस कॉइल के अंदर जो है वो करंट फ्लो कर रहा है और जो करंट की डायरेक्शन है वो इस तरह से रिप्रेजेंट कर देनी है कि यहाँ पे करंट आई डाउनवर्ड है और यहाँ पे करंट आई अपवर्ड है। मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर इसकी डायरेक्शन भी हम रिप्रेजेंट कर देते हैं इस तरह से। इस तरीके से करंट इस करंट कैरिंग कॉइल के अंदर एक लूप कंप्लीट कर रहा है और एक एंड से एंटर होकर दूसरे एंड से एग्जिट कर रहा है। हमने करंट के बारे में बता दिया। अब हम यहाँ पे ये बताएंगे कि हमने नेक्स्ट काम क्या किया है। हमने एक यू शेप्ड मैग्नेट के नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ड्रॉ करने हैं। किस तरह से? वो इस तरह से ड्रॉ करने हैं कि लेट्स से इस तरफ नॉर्थ पोल है और इस तरफ साउथ पोल है। हम जानते हैं कि एक यू शेप्ड मैग्नेट क्या होता है। एक यू शेप्ड मैग्नेट इस तरह का एक मैग्नेट होता है जिसका एक पोल नॉर्थ और दूसरा साउथ बनता है। हमने इस मैग्नेट में से सिर्फ नॉर्थ और साउथ पोल्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होगी। इस मैग्नेटिक फील्ड को मैं यहाँ पे ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये लाइंस हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो किस तरफ होंगी? वो होंगी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल। नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी। नेक्स्ट बात हम ये करेंगे कि जैसे ही इस कॉइल में से करंट फ्लो करेगा, इसकी जो हर साइड है वो क्या बन जाएगी? वो बन जाएगी करंट कैरिंग कंडक्टर placed in a uniform
मैग्नेटिक फील्ड जो कि एक्सटर्नली अप्लाई की जाएगी। और जब भी इस तरह से कोई कंडक्टर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है तो वो एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और वो मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला क्या है? उसका फार्मूला है एफ बी इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। सो इस तरह से हमने केस स्टडी लिखना है। हम एक दफा से पढ़ लेते हैं। लेट अस कंसीडर दैट वी हैव अ रेक्टेंगुलर कॉइल whose sides are marked as letters A, B, C and D. This coil can rotate about its central axis x and x prime. Current I is injected from its one end, it exits through another end. This coil is placed between the north and south poles of a U-shaped magnet. The direction of magnetic field lines is from north pole to the south pole. So each of its side becomes a current carrying conductor placed in a uniform magnetic field and experiences a magnetic force that is given by FB is equal to IL cross B. Since this coil is able to rotate about its central axis, so a torque will be generated in the coil and we are going to find its formula. नेक्स्ट हमने स्टार्ट करना है मैथमेटिकल डिस्कशन को। हम ये बात जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स है उस मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला क्या होता है? वो होता है एफ बी इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। सो इस फार्मूले के तहत हम यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर एग्जर्ट होने वाली फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट कर देते हैं। हम ये बात जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स है इसका डायरेक्शनल फार्मूला L यूनिट वेक्टर क्रॉस B यूनिट वेक्टर से आता है। अब अगर यहाँ पे ये कंसीडर कर लिया जाए कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है और बोर्ड से बाहर आता हुआ पॉजिटिव जेड एक्सिस है, तो जो करंट फ्लो कर रहा है जिस तरफ हमने लेंथ लेनी है, जो साइड डी ए है उसकी बात होने लगी है। इस साइड के लिए लेंथ नेगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग है और मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। हम ये बात जानते हैं कि जब हम सर्कल इस तरह से ड्रॉ करके यहाँ पे आई जे और के लिखते हैं तो जो जे क्रॉस आई है वो माइनस के इक्वल आता है, इसलिए यहाँ पे माइनस ऑफ माइनस के लिखेंगे तो आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा प्लस के यूनिट वेक्टर। सो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगनी है उसकी डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर है। सो ये यहाँ पे मैं लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बता रहा हूँ और ये फोर्स किस तरह से रिप्रेजेंटेड है? ये एफ ऑफ साइड डी ए से रिप्रेजेंटेड है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ मैग्नेटिक फोर्स जो कि साइड बी सी के ऊपर अप्लाई हो रही है, सो उसका डायरेक्शनल फार्मूला किस तरह से आएगा? वो आएगा लेंथ क्रॉस बी। लेंथ की डायरेक्शन करंट वाली ली जाती है, यहाँ पे करंट अपवर्ड फ्लो कर रहा है, इस वजह से लेंथ की जगह पे हम प्लस जे लिखेंगे और मैग्नेटिक फील्ड तो प्लस आई डायरेक्शन में ही है। सो अब की बार जे क्रॉस आई का आंसर माइनस के होगा। सो अब जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई होगी वो किस तरफ होगी? वो होगी इनटू द पेज। सो ये है मैग्नेटिक फोर्स ऑन साइड बी सी की डायरेक्शन। अब हम बात कर लेते हैं किन साइड्स की? अब हम बात कर लेते हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन साइड ए बी, उसकी डायरेक्शन की बात करते हैं। इसके लिए जब हम लेंथ क्रॉस बी लिखेंगे तो अब हमने ये वाली लेंथ लिखनी है। सो लेंथ की डायरेक्शन फिलहाल माइनस आई है और मैग्नेटिक फील्ड प्लस आई डायरेक्शन में अप्लाइड है। आई क्रॉस आई नल वेक्टर होता है, सो ए और बी के ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी। ऐसे ही जब मैं साइड सी डी की बात करूंगा तो जब उसके लिए लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लिखी जाएंगी तो करंट भी प्लस आई में होगा और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी प्लस आई में होगी। सो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट नल वेक्टर के इक्वल होता है। सो इसका मतलब है साइड ए बी और साइड सी डी के ऊपर कोई फोर्सेस एक्ट नहीं करेंगी, सिर्फ फोर्स एक्ट कहाँ पे करेगी? साइड डी ए जिसके ऊपर एक्ट करने वाली फोर्स को हम F1 का नाम दे रहे हैं और साइड बी सी जिसके ऊपर एक्ट करने वाली इस फोर्स को हम फोर्स F2 का नाम दे रहे हैं। अब यहाँ पे ये बात भी नोटिस करने वाली है कि इस कॉइल का सेंट्रल एक्सिस से जो डिस्टेंस है
साइड DA का वो डिस्टेंस है रेडियस ऑफ कॉइल, और जो इस तरफ डिस्टेंस है वो भी वही है रेडियस ऑफ कॉइल। सो दैट मीन्स जो ये वाली साइड बनती है ये 2 टाइम्स रेडियस बनती है। और अगर मैं कॉइल की इस साइड को लेंथ ऑफ कॉइल का नाम दे देता हूं, लेट्स से इस साइड को क्या नाम दिया है, L का नाम दिया है, तो ये L1 और L2 दोनों बराबर हैं, दूसरी साइड की लेंथ भी इतनी ही है। सो आप सिंपली उसको L से डिनोट कर लें। सो अब जो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स के फार्मूलाज हैं वो क्या बन जाएंगे, वो बन जाएंगे F1 इज इक्वल टू I L1 क्रॉस B, जिसे आपने सिंपली L ही लिखना है, सो L1 ना भी लिखो तो फर्क नहीं पड़ेगा, और ये बनेगा ILB साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर N। और आपको ये भी बताता चलूं कि ये हमने साइड DA की तरफ एक्ट करने वाली फोर्स को नाम दिया है। जब आप इस फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा ILB और साथ लिखा जाएगा साइन थीटा। क्योंकि इसमें करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो तमाम केसेस में जो एंगल थीटा है वो कितना होगा, वो 90 डिग्री होगा, और साइन 90 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। इसलिए जो फोर्स F1 है उसका मैग्नीट्यूड बन जाएगा ILB। इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 का नाम दें। ऐसे ही जो साइड BC के ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है जिसको हमने F2 का सिंबल दिया है, वो IL2 क्रॉस B के इक्वल होगी, और लेंथ के साथ सब्सक्रिप्ट लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों साइड की लेंथ बराबर हैं। और जब आप इसका मैग्नीट्यूड लिखोगे तो ये मैग्नीट्यूड क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा F2 इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। क्योंकि इस साइड ऑफ कॉइल में करंट अपवर्ड फ्लो कर रहा है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, सो एंगल यहाँ पे भी हमेशा 90 डिग्री रहेगा, और साइन 90 डिग्री का आंसर किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। सो इसका नतीजा होगा कि जो F2 का मैग्नीट्यूड बन जाएगा वो भी ILB के इक्वल होगा। ये है इक्वेशन नंबर 2। यहां पे एक्ट करने वाली दो फोर्सेस F1 एंड F2 विल बिकम अ कपल। क्या बन जाएंगी, कपल बन जाएंगी। और कपल क्या होता है, इट इज अ पेयर ऑफ फोर्सेस। दो एंटी पैरेलल फोर्सेस जिनका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स डिफरेंट होता है वो मिलके एक पेयर या एक कपल बना लेती हैं। उसके बाद हम यहां पे लिखेंगे द फार्मूला फॉर टॉर्क इज गिवन बाय। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम पिवट एंड फोर्स। सो आर और एफ का क्रॉस प्रोडक्ट टॉर्क कहलाता है, और ये आर एफ साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन के इक्वल होता है। मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये आर एफ इंटू साइन थीटा बनता है। और फिलहाल इस केस में देखा जाए तो जो फोर्स है वो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर एक्ट कर रही है, और जो रेडियस है वो इस डायरेक्शन में है। सो इनमें एंगल कितना है, इनमें एंगल 90 डिग्री का है। सो इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो साइन 90 डिग्री विल बी इक्वल टू 1। और इसके अलावा जो टॉर्क का फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा वो होगा आर इंटू एफ। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 का नाम दें। अब जो हमने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ की है, हम जरा इस डायग्राम को यहाँ पे इसके टॉप से व्यू करते हैं, हम इस पॉइंट से देखते हैं। तो जब हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस कॉइल को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, हमें दिखाई देंगे इस तरह से मैग्नेट के नॉर्थ पोल्स और साउथ पोल्स। जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो किस तरफ होगी, वो होगी नॉर्थ से साउथ की तरफ। सो ये ग्रीन लाइन मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। और जब हम टॉप व्यू ले रहे हैं तो हमें कॉइल की साइड CDB दिखाई दे रही है इस तरह से कि ये एंड C है और ये एंड जो है ये है कॉर्नर D, और इसमें करंट फ्लो की ये डायरेक्शन है जो फिलहाल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। सो यहाँ पे जो आप फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उनकी डायरेक्शन क्या है, ये है फोर्स F1 की डायरेक्शन और ये है फोर्स F2 की डायरेक्शन।
जो कॉइल का एक्सिस है वो इस सेंट्रल पॉइंट से पास कर रहा है। इस डिस्टेंस को मैं लेट से R1 का नाम देता हूं और इस डिस्टेंस को मैं R2 का नाम देता हूं, और ये दोनों डिस्टेंसेस R1 और R2 आपस में इक्वल हैं, इसलिए आप इसे सिंपली रेडियस ऑफ कॉइल कह सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पे तमाम टॉर्क्स का सम कैलकुलेट करना पड़ेगा, दैट मीन्स नेट टॉर्क फाइंड आउट करना पड़ेगा, और दोनों ही टॉर्क्स क्लॉकवाइज हैं, इसलिए आपको किसी को नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है। आप दोनों टॉर्क्स T1 प्लस T2 को सिंपली ऐड कर लीजिए क्योंकि दोनों ही क्लॉकवाइज हैं। अगर कुछ टॉर्क्स क्लॉकवाइज हों और कुछ एंटी क्लॉकवाइज हों तो सम लेते हुए यूजुअली हम एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स को पॉजिटिव और क्लॉकवाइज टॉर्क्स को नेगेटिव लिखते हैं, लेकिन फिलहाल जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे इसको नेगेटिव लिखेंगे तो ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव आएगा, क्योंकि तमाम टॉर्क्स क्लॉकवाइज ही होंगे, नेगेटिव ने फिर कैंसिल आउट हो जाना है। इसलिए अगर आप यहाँ पे नेट टॉर्क, जिसे अब मैं सिंपली टॉ से रिप्रेजेंट करूंगा, वो लिखना है तो उसके लिए लिखा जाएगा R1 F1 प्लस R2 F2। हम ये बात जानते हैं कि दोनों फोर्सेस F1 का मैग्नीट्यूड भी ILB है और जो F2 है उसका मैग्नीट्यूड भी ILB है। सो ये दोनों फोर्सेस भी आपस में इक्वल हैं। सो दैट मीन्स इस कपल के अंदर मौजूद दोनों फोर्सेस F1 और F2 मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, डायरेक्शन में ऑपोजिट हैं, इसलिए हम सिंपली इन्हें F से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो जो नेट टॉर्क है वो बन जाएगा R1F प्लस R2F। अब यहाँ पे इस जगह के ऊपर जो टॉर्क का फॉर्मूला है वो बनेगा R1 प्लस R2 इंटू F। आप इस फॉर्मूले को इस तरह से लिख लीजिए कि टॉर्क इज इक्वल टू RCA F और इसे लिख लें C। सो अब यहाँ पे ये फार्मूला क्या बता रहा है? ये फार्मूला बता रहा है किसके बारे में? टॉर्क ऑफ कपल के बारे में। और ये क्या है? ये है सिंगल फोर्स फ्रॉम कपल। पेयर ऑफ फोर्सेस में से एक सिंगल फोर्स है क्योंकि कॉमन निकल आई है, और इस टर्म को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं कपल आर्म। दैट मीन्स अगर कुछ इस किस्म का केस हो, लेट से ये एक लाइन है, इसके अलोंग दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं इस तरह से, तो ये F है और ये F है, लेट से एक F1 है एक F2 है। सो उनके दरमियान में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है? वो कपल आर्म कहलाता है। अगर ये फोर्सेस इस तरह से एक्ट कर रही हों कि लेट से ये कोई रॉड है और इसके ऊपर एक्ट करने वाली फोर्सेस इस तरह से एक्ट कर रही हैं कि लेट से ये F2 है और ये F1 है, तो आप क्या करते हैं? आप इसको इस तरह से ट्रेस कर लेते हैं और इनके दरमियान का जो परपेंडिकुलर या शॉर्टेस्ट पाथ है उसे आप कपल आर्म लिख लेते हैं। सो आप उसको क्या लिख लेते हैं? आप उसको कपल आर्म लिख लेते हैं। सो कपल आर्म को सिंगल फोर्स से मल्टीप्लाई कर लें तो टॉर्क ऑफ कपल आ जाता है। लेकिन हम यहाँ पे एक और काम करेंगे, हम कहेंगे सिंस R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R, सो टॉर्क इज इक्वल टू R प्लस R इंटू F, या फिर टॉर्क इज इक्वल टू 2 टाइम्स R इंटू F। सो हमारी इस डायग्राम के केस में जो ये डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक का, ये 2R के इक्वल है और ये है कपल आर्म, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस F1 और F2 के दरमियान का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। सो इस वजह से हमारा जो टॉर्क का फार्मूला है अब तक वो क्या बन चुका है? वो 2R इंटू F के इक्वल बन चुका है। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे रहे हैं। फिर हम कहेंगे कि हम जानते हैं कि F इज इक्वल टू ILB होता है। सो इस वजह से टॉर्क का फॉर्मूला क्या बनेगा? वो बन जाएगा 2R इंटू ILB। या फिर थोड़ी सी रीअरेंजमेंट्स कर लें, और वो रीअरेंजमेंट्स किस तरह से होंगी? वो इस तरह से होंगी कि टॉर्क इज इक्वल टू I इंटू 2R इंटू L इंटू B। ये एक्सप्रेशन नंबर 5 है। तो हम जरा दोबारा अपनी डायग्राम को देखते हैं। इस डायग्राम में देखिए कि अगर मैं इस साइड जिसकी लेंथ 2R है और इस साइड जिसकी लेंथ किसके इक्वल है? L के इक्वल है, ये दोनों मल्टीप्लाई कर लूं तो क्या बनता है? तो ये बनता है एरिया ऑफ कॉइल। सो एरिया ऑफ कॉइल इज इक्वल टू 2RL। सो टॉर्क इज इक्वल टू IAB। दिस इज इक्वेशन नंबर 6।
नेक्स्ट हम यहां पे ये लिखेंगे, इफ कॉइल हैज n लूप्स और नंबर ऑफ टर्न्स। इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ कि ये जो नॉर्थ और साउथ पोल है इनमें कॉइल का एक टर्न मौजूद नहीं है, बल्कि यहाँ पे कॉइल इस तरह से आती है और यहाँ से एग्जिट करने के बजाय इस तरीके से 2 टर्न्स लेती है, 3 टर्न्स लेती है या फिर n टर्न्स लेती है और उसके बाद करंट यहाँ से एग्जिट होता है। सो जो तमाम डायरेक्शंस के करंट्स हैं उन सब की फोर्स एड अप हो जाएगी और नतीजतन तमाम फोर्सेस के एड अप होने से, क्योंकि टॉर्क इज इक्वल टू 2RF के अंदर फोर्स का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर जाएगा तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज कर जाएगा। अगर यहां पे 2 लूप्स होती, फॉर्मूला क्या बनता? टॉर्क इज इक्वल टू 2IAB, क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड डबल हो चुका है। और अगर 3 लूप्स होती तो फिर एक्सप्रेशन क्या होता? वो होता 3IAB। और अगर लूप्स की तादाद n है तो टॉर्क का फॉर्मूला बन जाएगा NIAB। दिस इज इक्वेशन नंबर 7 एंड दिस इज एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क on a current carrying coil placed in an external magnetic field having n number of turns। स्टूडेंट्स, अब हम दूसरी डायग्राम को भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इसके अंदर अब क्या है कि जो साइड CD जो हमने रिप्रेजेंट की थी ये अब पहले से थोड़ा सा रोटेट कर चुकी होगी इस तरह से कि ये जो कॉइल है वो रोटेट करके इस तरह से इस अलाइनमेंट में आ चुकी होगी और ये जो उसकी साइड C और D हैं ये इस पोजीशन के ऊपर होंगी। यहां पे C बन रहा होगा, यहां पे D होगा। जो फोर्स है F1 उसकी डायरेक्शन अब भी वही होगी जो पहले थी, क्योंकि वो IL क्रॉस B से डिफाइन होती है और ना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तब्दील हुई है ना ही करंट की डायरेक्शन तब्दील हुई है, तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन भी तब्दील नहीं होगी। सो अब प्रॉब्लम यह है कि ये जो साइड D है ये रोटेट करती हुई इस तरह से इस पाथ को फॉलो कर सकती है और जो साइड C है वो भी रोटेट करती हुई इस पाथ को फॉलो कर सकती है। सो थोड़ी देर बाद जब केस ये होगा कि जो साइड CD है वो मजीद रोटेट कर चुकी होगी इस तरह से कि तो अभी भी जो फोर्स एक्ट कर रही होगी वो फोर्स की डायरेक्शन वही होगी F2 और ये डायरेक्शन होगी फोर्स F1 की। सो नतीजा क्या होगा कि कॉइल जिसकी साइड CD ने इस तरह से स्टार्ट लिया था वो इस फोर्स को लगने की वजह से पहले इस तरह हुई, उसके बाद उसकी अलाइनमेंट ये वाली होगी, उसके बाद उसकी अलाइनमेंट फाइनली ये वाली होगी, उसके बाद अपने इनर्शिया की वजह से रोटेट करती हुई थोड़ी सी इस तरह जाएगी और फोर्स की डायरेक्शन सेम वही होने के बाद दोबारा घूम के सेंट्रल इस पॉइंट के ऊपर आएगी। और अगर यहाँ पे करंट की डायरेक्शन रिवर्स ना की गई तो ये रोटेट करते हुए यहाँ पे आएगी और इस पोजीशन के ऊपर इक्विलिब्रियम हासिल कर लेगी। क्यों? क्योंकि हर केस के अंदर जो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन है F2 की वो यही है। और जो F1 की डायरेक्शन है वो भी चेंज नहीं हो रही। लेट्स से ये डायरेक्शन है F1 की, तो ये तो यहाँ पे भी वही है, ये यहाँ पे भी उसी डायरेक्शन में है, इधर भी उसी डायरेक्शन में है और इधर भी उसी डायरेक्शन में है। सो इसका मतलब है कि चूंकि F1 और F2 की वैल्यूज तब्दील नहीं हो रही इसलिए ये कॉइल कंटिन्यूसली रोटेट नहीं करती रहेगी बल्कि इस पोजीशन के ऊपर आके रोटेट करना स्टॉप कर देगी चंद एक वाइब्रेशंस के बाद। सो स्टूडेंट्स, जब कॉइल की कंडीशन ये थी कि वो इस तरह से अलाइंड थी तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ उसका एंगल क्या बन रहा था? मैग्नेटिक फील्ड के साथ उस कॉइल की साइड का एंगल बन रहा था 0 डिग्री और उस वक्त कॉइल रोटेट कर सकती थी और टॉर्क था मैक्सिमम। लेकिन जब कंडीशन इस तरह से हुई कि यहां पे जो साइड है वो रोटेट करके इस शेप में आ गई और जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो उसी डायरेक्शन में रही, सो इस वक्त जो एंगल था वो क्या था? वो 90 डिग्री था और टॉर्क इफेक्टिवली क्या हो गया? मिनिमम हो गया और उसकी वैल्यू 0 हो गई। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मुझे बताइए कि वो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो कि 0 डिग्री को क्या करती है? मैक्सिमाइज करती है
और 90 डिग्री को क्या करती है, मिनिमाइज करती है, वो है कॉस थीटा का फंक्शन। सो अब अगर मैं यहाँ पे ये डायग्राम इस तरह से रिप्रेजेंट करूं कि कॉइल रोटेट करके इस तरह से आ चुकी है कि यहाँ पे जो एंड सी है और जो एंड डी है वो आपको इस तरह दिखाई दे रहा है। यहाँ पे लेंथ और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो अल्फा है। तो जब अल्फा 0 डिग्री होता है, ये दोनों पैरेलल होते हैं, उस वक्त टॉर्क मैक्सिमम होता है। लेकिन जब ये परपेंडिकुलर आ जाते हैं तो उस वक्त टॉर्क 0 हो जाता है। तो अब हम फाइनली लिखते हैं फॉर डिफरेंट orientations the expression for torque becomes, क्या बन जाता है, ये बन जाता है टॉर्क इज इक्वल टू NIAB cos of alpha। दिस इज आवर फाइनल इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 8। यहां पे अल्फा क्या है, अल्फा है एंगल किन दो चीजों का, लेंथ ऑफ साइड CD वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि इट इज द एंगल दैट एरिया, दैट मीन्स स्केलर एरिया, दैट मीन्स प्लेन ऑफ एरिया वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड। दैट मीन्स अगर हम इस तरीके से किसी कॉइल को देखें जिसमें ये साइड है C और ये साइड है D, तो ये जो टोटल है ये एरिया है। और जब हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से पॉइंट आउट करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ पास कर रही है, तो जो टॉप व्यू है वो टॉप व्यू तो इसी तरह से आएगा ना कि आपको यहाँ पे एक लाइन दिखाई देगी C और D, और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ क्या एंगल बना रही होगी, 0 डिग्री। सो इस वजह से आप इस फॉर्मूले के हिसाब से कह सकते हैं कि ये एंगल प्लेन ऑफ द एरिया A और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के दरमियान में है। और जब ये दोनों पैरेलल होती हैं, cos अल्फा cos 0 डिग्री 1 के इक्वल आता है और टॉर्क मैक्सिमम होता है। और जब ये परपेंडिकुलर होती हैं तो उस वक्त cos अल्फा में cos 90 डिग्री आने की वजह से इसका आंसर 0 हो जाता है और टॉर्क भी 0 हो जाता है। सो आज हमने ये टॉपिक डिस्कस कर लिया है, अब हम इससे रिलेटेड कुछ MCQs प्रैक्टिस कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा पहला MCQ है a coil of 1000 number of turns. So number of turns are 1000, carries a current of 5 amperes through it. Its area is 20 centimeter by 15 centimeter. That means length into width given है, ये बनेगी 300 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल। और जब स्क्वायर होता है तो वो प्रीफिक्स का भी होता है, और सेंटी प्रीफिक्स का मतलब होता है 10⁻⁻2 मीटर और होल स्क्वायर। दैट मीन्स 300 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर और 7 मीटर का स्क्वायर, दैट मीन्स 300 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर और 0.03 मीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू कितनी है, वो है 50 मिली टेस्ला, दैट मीन्स 50 इंटू 10⁻³ टेस्ला। What is maximum torque experienced by it? So torque maximum तब होता है जब अल्फा 0 डिग्री हो और cos अल्फा 1 के इक्वल हो। टॉर्क का एक्सप्रेशन होता है NIAB cos of alpha, number of turns are 1000, current is 5 amperes, area is 0.03 and magnetic field strength is 50 into 10⁻³ and cos alpha is 1। So सबसे पहले तो आप इस टर्म को कैंसिल आउट कर दीजिए। अब यहाँ पे 3 5 15 होता है और 50 0.3 क्या होगा, वो होगा 1.5 के इक्वल, और 1.5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर होगा 7.5 न्यूटन मीटर। अगर आप यूनिट सॉल्व करना चाहो तो नंबर ऑफ टर्न्स यूनिट लेस है, करंट के लिए एम्पेयर है, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर है और मैग्नेटिक फील्ड के लिए टेस्ला है। और हम ये बात जानते हैं कि B = F/IL होता है, इस वजह से टेस्ला न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर के इक्वल आता है। सो ये पुट कर लीजिए, क्या बनेगा, एम्पेयर मीटर स्क्वायर न्यूटन ओवर एम्पेयर मीटर। सो यहाँ पे जो आंसर होगा वो न्यूटन मीटर्स में होगा, दैट इज ऑप्शन C। सो 7.5 न्यूटन मीटर इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉइल ऑफ 1000 टर्न्स, दैट मीन्स अगेन नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, वो हैं 1000,
carries a direct current of 5 amperes through it. Its area is 20 centimeter into 15 centimeters, that is equal to 300 centimeter square, और 300 into 10 raised to power minus 4 मीटर स्क्वायर और 0.03 मीटर स्क्वायर, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में किया था. मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज 50 मिली टेस्ला और 50 into 10 raised to power minus 3 टेस्ला. When its area is held at 30 degree to the external magnetic field, when alpha is 30 degree, what is torque experienced by the coil? So again expression is NIAB cos of alpha. So number of turns are 1000, current is 5 amperes, area is 0.03. Magnetic field strength is 50 into 10 raised to power minus 3 and angle alpha is 30 degree. So initial terms का आंसर हम जानते हैं 7.5 आता है और cos 30 0.866 के इक्वल होता है और यूनिट्स न्यूटन मीटर में आते हैं. तो जब आप 7.5 को 0.866 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर होगा 6.495 न्यूटन मीटर. सो बी इज आर करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 1000 नंबर ऑफ टर्न्स कैरीज 5 एम्पियर्स ऑफ करंट. डायरेक्ट करंट है. इट्स रेडियस इज 5 सेंटीमीटर एंड इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 50 मिली टेस्ला. सो व्हाट इज द मैक्सिमम टॉर्क? अगेन अल्फा को 0 डिग्री कहा गया है और कॉस अल्फा 1 के इक्वल आएगा. सो टॉर्क का एक्सप्रेशन होता है NIAB कॉस ऑफ अल्फा. कॉस अल्फा 1 हो जाएगा. चूंकि कॉइल सर्कुलर है इसलिए उसका एरिया पाई आर स्क्वायर से बनेगा और यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं. नंबर ऑफ टर्न्स आर 1000, करंट इज 5 एम्पियर, पाई इज अ कांस्टेंट, रेडियस इज 5 सेंटीमीटर और 0.05 मीटर होल स्क्वायर एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 50 into 10 raised to power minus 3 टेस्ला as before. So torque is equal to 1.96 Newton meter. That is our option A. So A is correct option. So ये थे हमारे आज के MCQs. I hope आपको समझ में आ गए होंगे. So स्टूडेंट्स, आज हमने किसी करंट कैरिंग कॉइल के ऊपर एक्ट करने वाले टॉर्क के बारे में डिटेल्स पढ़ी जब हम उस कॉइल को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं. कल हम इस टॉपिक से लिंक्ड एक एप्लीकेशन पढ़ेंगे जिसका नाम है गैल्वानोमीटर. सो अंटिल नेक्स्ट लेक्चर, खुदा हाफिज़.